मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, आप तो गली गली शहर शहर गांव गांव घूमे हैं, राजस्थान की जनता के बीच रहे हैं और उनका क्या आकलन है? राजीव, आपको क्या दिख रहा है? क्या इस बार रोटी पलटती हुई नजर आ रही है? चेहरे हावी रहेंगे, मुद्दे हावी रहेंगे या रेवड़ियों का जोर है? देखिए पूजा, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ है और अब पूरा अगला जो 4-5 दिन है वो राजस्थान पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह का कमोबेश चुनाव हुआ है उसी तरह का राजस्थान भी होने की उम्मीद है। बहुत कुछ दोनों राज्यों में, मैं 1 महीने से घूम रहा हूं तो बहुत सारी समानताएं दोनों राज्यों में मुझे देखने को मिलती है। मैं एक तरह से ये कहूं कि जो हाल बीजेपी का मध्य प्रदेश में है वही हाल कांग्रेस का राजस्थान में है। जो हाल शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में है वही हाल अशोक गहलोत का राजस्थान में है। जो हाल बीजेपी का राजस्थान में वही हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोक लुभावन नीतियां इतनी पिछले साल भर में लागू की हैं और अगल बगल के पड़ोसी राज्य हैं जिससे कि वो लड़ाई में बने रहने में सक्षम रहे। शिवराज सिंह चौहान, मैं बार बार कहता हूं, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उनकी सरकार के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और लाडली बहना योजना जो है वो सर्वप्रथम और उसके नीचे की उनकी जो नीतियां हैं वो उनको इस चुनाव में बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हुई। ठीक उसी तरह अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, सिलेंडर वाली योजना, मोबाइल वाली योजना उनको चुनाव में बनाए रखने में कामयाब है। जीत हार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो चुनाव में रहे और लड़ते रहे। 18 साल के शासन के बाद भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ने लड़ाई की है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश में लड़ाई हुई है। उसी तरह हर बार रोटी पलट जाती है राजस्थान में, लेकिन इस बार अशोक गहलोत उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां ये कोई कह दे कि रोटी पलटना निश्चित है, ऐसा नहीं है। अभी 5 दिन बाकी है। ये बात ठीक है कि बीजेपी मुझे अभी तक के संघर्ष में थोड़ा आगे दिखाई देती है, लेकिन अशोक गहलोत भी लगातार लड़ाई में बने हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक अंतर देखने को ये भी मिला कि मध्य प्रदेश की करीब 8-10 सीटों को छोड़ दिया जाए तो तीसरी ताकत जो है वो बहुत कहीं प्रभाव नहीं डालेगी। मुझे लगता है कि 215-18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ है। लेकिन अगर आप राजस्थान को देखेंगी तो आज की तारीख में 200 सीटों में मुझे लगता है कि 30 से 40 सीटों पर तीसरी शक्ति लड़ाई में है, मैदान में है और वो जबरदस्त तरीके से या तो कांग्रेस को टक्कर दे रही है या बीजेपी को टक्कर दे रही है। दूसरी बात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक समानता और है कि नेता बीजेपी छोड़ता है कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस छोड़ता है बीजेपी में चला जाता है उसका। और इन दोनों राज्यों में एक समानता और है, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग, कि यहाँ पर व्यक्तित्व के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर ज़्यादा चुनने को ये राज्य देखते हैं। पार्टी विचारधारा वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व यानी कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक छोटी सी बानगी, मैं कल धौलपुर में था तो मैं आपको बताऊं 4 विधानसभा क्षेत्र है। पिछली बार 4 जो सिटिंग विधायक थे उसमें 3 कांग्रेस के थे, 1 बीजेपी के। बीजेपी वाली कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ रही है और जो कांग्रेस वाले थे वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, यानी। और जो 2 विधायक बचे सिटिंग, एक का टिकट काट दिया और एक का टिकट काट दिया और एक लड़ रहे। तो इस तरीके का वहाँ आप देखिए, हर इलाके में जब जाएंगे, जिसको बीजेपी से टिकट नहीं मिला उसने कांग्रेस में ट्राई किया, जिसको कांग्रेस में नहीं मिला उसने बीजेपी में ट्राई किया, अगर दोनों में नहीं मिला तो उसने बसपा ले ली, आज़ाद समाज पार्टी से ले लिया, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से ले लिया। तो इस तरीके से राजस्थान में करीब 30-35 सीटों पर इन तीसरी शक्ति के लोगों की भूमिका मुझे बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, जो मध्य प्रदेश में मिसिंग है। ठीक है राजीव, मैं चाहती हूं आप थोड़ा सा तेलंगाना को लेकर भी आप कुछ बताइए, क्योंकि तेलंगाना को लेकर आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि सिर्फ 3 राज्य नहीं है, उससे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई तेलंगाना की है। तो मैं चाह रही हूं कि तेलंगाना पर भी थोड़ा सा अपना जो है आकलन जरा हमें समझाइए, आकलन दीजिए कि वहां की लड़ाई इस बार किस तरफ जा रही है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा ये कहता हूँ और हिंदी पट्टी के लोगों को तेलंगाना के बारे में या उसके चुनाव के बारे में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन मैं हमेशा जब से ये चुनाव शुरू हुआ है मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तेलंगाना के चुनाव में है। ये देखिए, राजस्थान में अगर बीजेपी आ जाए तो वो रिवाज है, उसमें कोई कहीं बात नहीं है। अगर कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में आ जाए तो 18-20 साल के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान इतना लड़के हारे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी मध्य प्रदेश में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि 18 साल
के बाद। अशोक गहलोत कांग्रेस रिपीट हो जाए तो 30-35 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटेगा कि रोटी पलटी नहीं, लेकिन इन्हीं दो के बीच में फैसला होना वो अलग। लेकिन तेलंगाना में बड़ी मजेदार घटना ये हुई कि तेलंगाना में केसीआर, जिस आदमी ने संघर्ष करके राज्य बनवाया, उनकी जो प्रतिष्ठा, जो जहां वो 3 महीने पहले खड़े थे, बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। असदुद्दीन ओवैसी भी ये मानते थे कि केसीआर को हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में कुछ घटनाक्रम बीजेपी की तरफ से ऐसा हो गया जिसमें केसीआर कमजोर हो गए और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। वो घटनाक्रम ऐसे हुआ कि वहां पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो ओबीसी समुदाय से आते थे और केसीआर की नाक में दम कर रखा था उन्होंने, और एकदम से आप समझिए कि नगर निगम के चुनाव आए थे हैदराबाद के, बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी, उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष का बहुत योगदान था। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि प्रदेश नेतृत्व ने उनको पद से हटा दिया। इसका मैसेज तेलंगाना में यह गया कि केसीआर से कहीं मिली भगत या केसीआर पर हमला क्यों नहीं बोल रही है। कहीं इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जो थर्ड फ्रंट के नेता, जो कांग्रेस बीजेपी से समान दूरी रखते हैं, बीजेपी उनके लिए सॉफ्ट होती जा रही है क्या? जैसे जगन रेड्डी है, जगन रेड्डी के एक एमपी के बेटे को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, उनको जमानत मिल गई, वो सरकारी अप्रूवर बन गए। तो जगन रेड्डी के खिलाफ भी एनडीए सरकार जो है थोड़ी सॉफ्ट चल रही है, केसीआर के सॉफ्ट चल रही है, भारतीय जनता बीजू जनता दल से भी अच्छे उसके रिश्ते बन रहे। ये मैसेज थोड़ा जमीन पर कांग्रेस देने में कामयाब हुई, और उसमें हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने एक रैली की और उसमें जाकर के बोल दिया केसीआर तो एनडीए में आना चाहते थे लेकिन हमने मना कर दिया कि हम ऐसे लोगों को नहीं रहेंगे। उससे तेलंगाना के अंदर ये मैसेज गया कि ओहो, पर्दे के पीछे केसीआर, ओवैसी और बीजेपी। और ऐसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन कांग्रेस ने इन तीनों को एक डिब्बे में बैठा करके प्रचार करना शुरू किया कि ये तीनों मिले हुए हैं, सामने से आपस में भले विरोध करें। और तेलंगाना में ये बड़ी तेजी से चला और कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी, मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं, कहीं भी नहीं थी, और एकाएक से वो लड़ाई में आ गई पिछले 3 महीनों में। मैं खुद भी देखना चाहता हूं और मैं दर्शकों को भी तेलंगाना का माहौल क्या है 25 के बाद दिखाऊंगा, तो मजा आएगा। बिल्कुल, और मजा आएगा जब आप लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनसे जो सवाल आप जिस तरह से कुरेदते हैं ना, उनके मन की बातें जिस तरह से निकालते हैं, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो वो कहना नहीं चाहते फिर भी उन्हें कहना पड़ता है। ठीक है, हाँ राजीव बोलिए। बस एक फैक्ट और मैं बोलना छूट गया था कि इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो तेलंगाना में रैली की, यहाँ ओबीसी और जातिगत जनगणना का तमाम विरोध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जाके इस बात का ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ओबीसी को सीएम बनाएंगे। वो जो अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की उनको शायद रणनीतिक भूल लगी हो। और आप देखिए, जब जब कांग्रेस के नेता वहां पर जा रहे हैं तेलंगाना में, तो वो ओबीसी का कार्ड खूब खेल रहे हैं, और फिर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि तेलंगाना स्टेट बना तो वो उनके कार्यकाल में बना। हालांकि कांग्रेस को सिरे से निकारती रही है तेलंगाना की जनता इस बार। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि केसीआर जो अपराजेय स्थिति में थे, जिन्होंने टीआरएस को बीआरएस बना दिया था, तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बना दिया था, और वो महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में अब अपनी पकड़ पहुंचाने चले थे। आपको मालूम है अखिलेश यादव से लेकर थर्ड फ्रंट के कितने नेताओं को मिला करके उन्होंने किया था। वो टीआरएस, वो केसीआर लड़ाई में फंस जाएंगे, मुझे 3 महीने के पहले इस बात का सपने में भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, और इसीलिए चर्चा करना भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बारे में, क्योंकि अभी राजस्थान और तेलंगाना मतदान वहां होना बाकी है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है।